पाकिस्तान के अंदर एंटी पंजाबी डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। ये काम होगा, बलूचिस्तान करेगा, सिंध भी करेगा और खैबर पख्तूनख्वा भी करेगा। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नेपाल के हवाले से कि नेपाल में जिस तरह से जेन जी को बाहर निकाला गया या वो खुद निकली या जो भी हुआ, उसके नतीजे में जिस तरह नेपाल का तख्ता पलट हुआ और फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हुआ, मिनिस्टर्स के साथ जो हुआ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी जिंदा जला दी गई, ये सारे वाकयात देख के एशिया के कई ममालिक के हुक्मरानों पर लर्जा तारी हो गया और यह सवाल खड़ा हो गया कि हु विल बी द नेक्स्ट विक्टिम ऑफ दिस रेवोल्यूशन और अपराइजिंग और वायलेंस। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान, ये बात हो रही है। अच्छा, मैंने इस पर कुछ रिसर्च की और मैंने इसमें ये देखा है कि इंडिया में तकरीबन 75% जो 18 साल से 25 ईयर की उम्र के लोग हैं, यूथ, वो 75% इस वक्त जो लेटेस्ट आया है फिगर, वो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को। और ये जंप है 66% से, जो पिछले 2023-24 में जो 66% थी यही रेशो, अब वो 75% हो गई है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स के अपने अपने इश्यूज हैं। कोई ऐसा एक इशू नहीं है जो नेशनल लेवल के ऊपर इतना स्ट्रेंथन हो कि कोई एक कैटालिस्ट जो है वो लोगों को पूरी हिंदुस्तान में खड़ा कर दे मोदी सरकार के खिलाफ। दूसरी तरफ है पाकिस्तान। पाकिस्तान में गो के लोग बड़े तंग हैं, लेकिन पाकिस्तान में पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के लोगों ने बार बार ये साबित किया है कि वो अगर बाहर निकलते भी हैं तो वो कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लेते। ऑल्दो इस वक्त जो शहबाज शरीफ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें जो पोल्स हैं वो बता रही हैं कि 20% जो है और गिरावट आई है, वो कम हुई है मजीद। लेकिन इसके बावजूद ये लगता है कि पाकिस्तान में भी फौरी तौर के ऊपर इमरान खान के हवाले से या किसी और इशू के हवाले से कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन या वायलेंट रेवोल्यूशन राउंड द कॉर्नर नहीं है। तो फिर क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इंडिया क्रॉनिकल.in के सीईओ, यंग सीनियर जर्नलिस्ट, यंग हैं लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट और अपनी जात में खुद एक थिंक टैंक हैं, जनाब उमेश अग्रवाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे पूछते हैं क्या देख रहे हैं आप उमेश जी, हु विल बी नेक्स्ट, और ये कहां से कड़ी शुरू हो रही है, ये क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? जी, फ्लोर इज योर सर। देखिए, नेपाल में जो हुआ वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। नेपाल के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी से नहीं, जब से 2001 में हमने देखा था कि किंग वीरेंद्र को और उनकी फैमिली को असैसिनेट कर दिया गया, और फिर बाद में किंग ज्ञानेंद्र बने थे। फिर उनके जो बेटे हैं प्रिंस पारस, ही वाज कंसिडर्ड क्लोज टू आईएसआई। वो एक तरह से फेक इंडियन करेंसी नोट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देखिए 1947 में द किंग ऑफ नेपाल ने ऑफर किया था कि वो इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय पंडित नेहरू ने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा ये मानना है कि नेपाल के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, और जिस हिसाब से लोग नेपाली यूथ बोल रहे हैं कि उन्हें मोदी जैसा नेता चाहिए, मेरा ये मानना है कि नेपाल, ये मेरा मानना है, नेपाल शुड मर्ज इटसेल्फ विद इंडिया। क्योंकि नेपाल एक तरह से लैंडलॉक नेशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो कहीं ना कहीं दोनों पावर्स के महत्वाकांक्षी के अंदर पिसता जा रहा है। इस कारण वहां पे कभी हम देखते हैं कि चाइनीज ने एक तरह से बहुत सारा पैसा डंप करके रखा है, और उधर वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में नेपाल को फंसा रहे हैं। वो देखिए पोखरा इंटरनेशनल पोर्ट जो उन्होंने बनाया था, हार्डली कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, कम से कम 230 मिलियन डॉलर्स में बना है, और इसका कर्ज नेपाल के ऊपर है। अब नेपाल एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जा चुका है। वहां पे अभी आईएसआई भी एक्टिव हो गया है, और आईएसआई को एक्टिव सपोर्ट दे रहा है सीआईए। और भारत के साथ अगर देखा जाए जो बॉर्डर है, वो एक तरह से अनमैन्ड बॉर्डर ही है। इतना ज्यादा मतलब
इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं रहता है, जिससे आईएसआई जो अपने इन्फिल्ट्रेशन है वो नेपाल के थ्रू इंडिया में करवाती है। और अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी मिल रहे हैं कि लार्ज स्केल आईएसआई इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में होने वाले हैं थ्रू नेपाल। तो कहीं ना कहीं नेपाल को अगर डेवलप करना है, होना है रियलिस्टिकली, और उसको कुछ बेनिफिट्स लेना है, देन इट कल्चरली वो इंडिया से अलाइंड है, सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट रहने से कोई मतलब नहीं है। इट इज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल टू बी टुगेदर, एंड नेपाल शुड मर्ज इटसेल्फ विद इंडिया। ये मेरा मानना है। बहुत सारे नेपाली शायद इस ओपिनियन को मानेंगे नहीं, बट डेफिनेटली आप बताइए आगे जाके आपके पास क्या ऑप्शन है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पीपी ओली या प्रचंड जो भी है, और अभी भी जो चीफ जस्टिस बन के आई है सुशीला कुर्की, वो भी बीएचयू में ही पड़ी है। तो देखिए आपके जितने भी नेता रहते हैं वो इंडिया में उनके ताल्लुकात है। और नेपाल के अंदर जो अभी जेनजी है, उनसे उनके जो लीडर है पलेन शाह, उनसे एक बार आई पर्सनली फील कि ही इज अ डिसरप्शनर, और वो एक तरह से सीआईए के पेरोल पे भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि ये नेपाल की जो हिंदू सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है उसको मिटाने की कोशिश में रहेंगे। और वहां पे क्रिश्चियन ग्रुप्स, एनजीओ ग्रुप्स पॉपुलर हो रहे हैं, रैपिड कन्वर्जन भी हो रहे हैं। तो नेपाल का जो बोलते हैं अस्तित्व है वही खतरे में है। तो ये सब चीज, उनकी आइडेंटिटी, उनका डेवलपमेंट कैन हैपन ओनली रिमेनिंग विद इंडिया। इट इज बेटर दैट जो ट्रिब्यूटरीज है वो एक तरह से लार्जर रिवर में मिल जाए। दिस वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेपाल। आगे जाके नेपाल में सिचुएशन अभी स्टेबलाइज होती नजर आ रही है, पर अल्टीमेटली वहां पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। देन यू हैव द चाइनीज ऑल्सो। इंडिया भी अपना हिसाब से देखेगा। इट नेपाल में बिकमिंग जियो पॉलिटिकल बोलते हैं पॉन इन द चेस बोर्ड। तो वो जैसा मुझे नजर आ रहा है, इट इज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेपाल टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। मर्ज कर लीजिए, इट वुड हेल्प द बोथ द हिमालयन नेशन, और भारत के लिए भी बढ़िया रहेगा हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से। तो अब ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ, अब देखते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव में भी कोशिश हुई, जापान का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ गया, फ्रेंच गवर्नमेंट एक क्राइसिस में जा रही है। तो ये कौन करवा रहा है, और अगला मुल्क क्या कौन सा होगा? कोई लैटिन अमेरिका का कंट्री होगा, कोई अफ्रीका का होगा, ब्राजील, या एशिया में रहेगा ये खेल? ये ब्राजील जा रहा है। अभी बोल्सोनारो अच्छा। को आज कन्विक्ट कर दिया गया है। जेर बोल्सोनारो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, को कन्विक्ट कर दिया है। और लूला डी सिल्वा एंटी अमेरिकन है, एंटी ट्रम्प है, और प्रो ब्रिक्स है। और इंडिया के जैसे ही ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं, और ब्राजील में एक पॉसिबल एक रेजिम चेंज पॉसिबल है, क्योंकि लूला डी सिल्वा को 50.9% वोट आया था, और बोल्सोनारो को 49.1। तो बहुत कांटे की टक्कर थी। ऐसा नहीं है कि लूला डी सिल्वा बहुत डिसिसिव मैंडेट मिला है, उनको भी वेफर थिन मार्जिन ही मिला है, वो जीते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आगे जाके रेजिम चेंज ऑपरेशन वेनेजुएला में होने वाला है, फिर बाद में शायद ब्राजील के अंदर एक तरह से राइट्स करवा के वहां पे भी लूला डी सिल्वा को हटाने की बात हो सकती है। तो इसके क्या, ब्रिक्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, इस सारी उथल पुथल का? कुछ भी नहीं होगा। ब्रिक्स जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। स्लो डी डॉलराइजेशन आई थिंक अमेरिका चाहता है, एक्सेलरेटेड डी डॉलराइजेशन नहीं चाहता है। तो इसके लिए वो जो ये चेंज हो, वो अमेरिका अपने शर्तों पे करना चाहता है। वो अमेरिका नहीं चाहता कि किसी और के शर्तों पे हो। तो वही होने वाला है। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा है वैसा जो चल रहा है वो चल रहा है, रिवर्स होने वाला नहीं है। प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। जो नेपाल में हुआ, ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान की एम्बेसी इसमें उसका भी रोल हो, आईएसआई का रोल हो, सीआईए का रोल हो, लेकिन आखिर इतने सारे लोग इस तरह से उनका गुस्से का इजहार और बाहर आना, इमारतों को जला देना, तो इसका मतलब है कि अंडरलाइनिंग इश्यूज मौजूद थे उस सोसाइटी में जो सारी यूथ को अफेक्ट कर रहे थे।
मैं वही बता रहा हूँ, पेंटअप एंगर बहुत ज्यादा हो गया था। नेपाल एक तरह से ये चाइनीज बीआरआई प्रोजेक्ट्स उधर लेके आ रहा था। उधर चाइना का आपको मालूम है कि वो अपने आदमी भी बेचता है, अपने मटेरियल्स भी बेचता है, अपने ही लोग बेचता है, और कॉस्ट बोलता है नेपाल को बेयर करने के लिए। इसमें फायदा नेपाल की जनता को नहीं हुआ, नेपाल के जो प्रोड्यूसर्स है, जो रॉ मटेरियल्स वाले हैं, उनको नहीं हुआ। पूरा बेनिफिट चाइना को हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को जॉब नहीं है। तो जैसे मैंने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला था, वो भी कुछ ज्यादा एक तरह से कोई रेवेन्यू स्पिनर नहीं था जैसे बताया गया था। तो वहां की जनता एक तरह से जो यूथ है वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड थे। उनका एक ही सहारा था सोशल मीडिया, जिससे थ्रू वो अपनी विचार व्यक्त करते थे। केपी ओली ने एक तरह से चाइनीज ऐप्स को बढ़ाने की कोशिश की, पर और 2 दिन तक बैन रखा। फिर सडनली जब चालू किया तो गुस्से का सैलाब एक साथ उनके ऊपर फूट पड़ा, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का वजूद ही खत्म हो चुका है। अब ये जो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से लोग कहते हैं कि शायद इंडिया में ये आ जाएगा या इसी तरह का कोई वायलेंस पाकिस्तान में देखने में आएगा, उस हवाले से क्या आपका एनालिसिस है? देखिए, इंडिया में तो ट्राई हो चुका है, शाहीन बाग, वो फेक खालिस्तानी फार्मर प्रोडक्ट्स, वो सब चालू हो गया था। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। इवन रिपब्लिक डे पे भी आपने देखा कि कैसे उन्होंने रेड फोर्ट पे गंद मचाई, पर भारत के किसी भी सुरक्षा बल ने वहां पे गोली नहीं चलाई। तो उस समय मोदी सरकार की लोगों ने बहुत कड़ी निंदा की थी, पर आज सब लोग उनकी सराहना कर रहे हैं कि उस समय उन्होंने जब चुप रहना था वो चुप रहा। इंडिया में तो ट्राई हो ही रहा था, तो इंडिया ने तो इसको विफल भी कर दिया। 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी बहुत ट्राई हो चुका है, उसके बाद भी गिराने की कोशिश की गई। तो सारा रेजिम चेंज ऑपरेशन इंडिया में फेल हो चुका है। अब जो सीआईए अमेरिकन सरकार है, उनको समझ में आ गया कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आज ट्रम्प भी मोदी जी से मिलने के लिए रेडी है। क्वाड को वापस तरीके से वो एस्टेब्लिश भी करना चाहते हैं, और चाइना के अगेंस्ट वो एक फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। आज वो बोल रहे हैं, देखिए हमारे को, वी आर नॉट सो इंटरेस्टेड टू बी अमेरिकन पॉन इन द बैटल अगेंस्ट चाइना। हमारा बैटल रहेगा चाइना से, हम अपने तरीके से सुलझाएंगे, जरूरी नहीं है हम अमेरिका से मदद लें। ठीक है। तो पाकिस्तान, वहां तो बहुत लोग तंग हैं, वहां पे हो सकता है कुछ इस तरह का, नेपाल की तरह का कोई है आपके ज़हन में? देखिए, अभी तो पाकिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि वहां पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान नहीं, एंटी पंजाब सेंटिमेंट्स एक तरह से पाकिस्तान के अंदर होंगे। और क्योंकि एक चीज देखिए, वहां पे पंजाबी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने पंजाब को एक तरह से बढ़ाया है एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर एंटी पंजाबी डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, जिसके कारण पाकिस्तान का ब्रेकअप हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, वैसा होगा। इट विल बी बेसिकली एंटी पंजाबी एजिटेशन। और ये काम होगा, बलूचिस्तान करेगा, सिंध भी करेगा, और खैबर पख्तूनवा भी करेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपने निशानदेही की है, पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटी पंजाब सेंटिमेंट उभरेगा, और जो नेपाल में हमने देखा है वो पाकिस्तान में एंटी पंजाब आंदोलन चलेगा। जाहिर है इस वक्त बलूचिस्तान के लोग भी बिखरे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत गुस्सा है। पीओजे के 29 सितंबर को जनरल स्ट्राइक करने जा रहा है। सोस्ट बॉर्डर जो है चाइना और गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे, वो भी अब कई महीने हो गए हैं कि वो बंद है, और वहाँ पे ट्रेडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी हमने तो टैक्स नहीं देना क्योंकि हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं, हमने ना कस्टम देना ना टैक्स देना, जो गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडर्स हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और अपना जो है समय हमारे लिए निकालने का। उमेश जी बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर जय जॉइनिंग सिया अस राम। सर। थैंक यू सर। जय जय श्री सिया राम, जय श्री राम सर। ये थे उमेश अग्रवाल जी। आप इनकी बातों से महसूस कर सकते हैं कि इंतहाई मैच्योर, टू द पॉइंट, और जो है वो उनका एनालिसिस होता है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, मैं तो पंजाब का कह रहा था कि पंजाब के अंदर कोई ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं,
पंजाब के अंदर नहीं होगा, पंजाब के खिलाफ होगा। एंटी पंजाब सेंटीमेंट जो है वो वहां पे फटेगा और पंजाब जो है उसको अब सोचना चाहिए कि जुल्म जो है उसकी भी एक हद होनी चाहिए। इतना जुल्म ना करो कि मजलूम का हाथ जो है वो तुम्हारे गले तक पहुंच जाए। बहरहाल आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले शो में नई खबर के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।